क्या अब बीजेपी से लड़ने के लिए राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं एक नया हथियार, ऐसा हथियार जो आज की राजनीति में कम ही दिखाई देता है। जंतर मंतर पर जेनजी ने हंसा हंसा कर सरकार को हराया। क्या अब राहुल गांधी भी वही रणनीति अपनाएंगे? पहली बार जंतर मंतर पर चले छात्र प्रोटेस्ट पर क्या बोले राहुल गांधी? एक दावा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री रात में सो नहीं पाते। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? राहुल गांधी ने आज रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में लोगों को हंसाया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कौन सी गंभीर बात, बड़ी बात कह दी? राहुल ने क्यों कहा कि जरूरत पड़ने पर वो आरएसएस की भी रक्षा करेंगे? किस स्थिति में ऐसा होगा? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ये तभी दबेगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। थैंक यू, टाटा, गुड बाय। जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैंने नहीं समझ के तो नहीं पकड़ा था। दिल्ली में हो रहे रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को अपनी बात रखने से रोक रही है। उन्होंने बीजेपी से डरना बंद करने की बाकायदा रिहर्सल करवाई। कभी संदीप दीक्षित से कहा कि मुझे ऑर्डर दो, फिर ऑर्डर मानकर दिखाया, फिर आरएसएस का सल्यूट करवाने की कोशिश की, फिर आरएसएस और बीजेपी को जोकर्स और क्लाउन्स कह दिया। मोदी के विदेशी नेताओं से गले मिलने की नकल उतारी, अपनी दादी इंदिरा गांधी की कहानी सुनाई, अमित शाह पर प्रहार किया और आखिर में अपना ही मीम उठाकर बोल दिया, खत्म, टाटा, गुड बाय। यानी संसद में पिछले दिनों गंभीर और टकराव वाली राजनीति के बाद आज राहुल गांधी हंसी के साथ अपनी बात समझाते दिखे। उन्होंने अपने भाषण में एक बड़ा संदेश भी दिया। मजाक के पीछे राहुल का एक राजनीतिक विचार भी साफ दिखाई दिया। वो विचार है कि सत्ता चाहती है कि आप उससे डरें। राहुल कह रहे हैं उससे डरना नहीं, उस पर हंसना। साथ ही मोदी और अमित शाह पर उन्होंने तीखा तंज भी किया। एक और ऑर्डर दो भाई, हाथ मिलाने का ऑर्डर दे दो। चलो सिंपल कर देते हैं, फ्रेंडली जेस्चर, हाथ मिलाने का ऑर्डर कर देते हैं। हाथ मिलाने का ऑर्डर दो। Our job is very simple, and we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है, गया। और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। उसका एक तरीका है, मोहब्बत की दुकान है,
वही बेसिकली वही कह रहा हूं। वो कह रहे हैं, देखिए आइए संदीप, फिर से आपको डिस्टर्ब करता हूं। अब आप मुझे एक ऑर्डर दीजिए। हाँ, नहीं आप एक ऑर्डर दे, एक ऑर्डर दे दीजिए मुझे, कोई भी ऑर्डर। ये क्यों किया मैंने? एक ही कारण है, क्योंकि मैं डर गया। अगर मैं ऑर्डर से डर गया, ऑर्डर देने वाले से डर गया, तो मैं अपने एक्सप्रेशन को बंद कर दूंगा। अगर नहीं डरा, क्यों मैं बंद नहीं करूंगा। मैं अंदर अपने एक्सप्रेशन को, मतलब अंदर से गाली दूंगा कि भैया मुझे, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है। बट दैट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ फियर, दैट इज cowardice. And frankly, I must tell you, a lot of people in India, and this is something that has disturbed me, a lot of people in India have been behaving like cowards. So many people, they've been behaving like cowards against this cowardly force. But you're fighting a bunch of jokers, how can you feel scared? You're literally, please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns. आरएसएस को लेकर भी राहुल गांधी ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि कैसे आरएसएस ने अपनी एक अलग छवि बना रखी है और उसका सामना कैसे करना चाहिए। मेरा कहना है, आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की है बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी, और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी, फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस, आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड. We are not fighting, they're finished, they're gone. Now RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति होगी, लेकिन फिर प्रधानमंत्री से उनकी एक मुलाकात हुई जिसमें यह राज खुल गया। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो रचनात्मक कांग्रेस का मतलब क्या है? आपको एक्सप्रेस करना है। आपने एलजीबीटी की बात की, आपने आदिवासियों की बात की। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते।
आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी मोदी की विदेश नीति पर आते हैं। यहां भी पावर पॉइंट नहीं है, वो संदीप दीक्षित को सामने बुलाते हैं और फिर अभिनय शुरू हो जाता है। इस अभिनय में हमला भी साफ दिखता है। बात इंदिरा गांधी से चीन और फिर ईरान और पाकिस्तान तक जाती है। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी, एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। मैं छोटा था, मैं आपको पता नहीं अंदर की बात है, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मां गुस्सा हो जाएंगी शायद, बट ठीक है मैं बोल देता हूं, फिर आप संभालना उनको। तो मैं छोटा था, हम अमेरिका गए, एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो कह देता हूं, हम अमेरिका गए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लीडर क्या होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम अमेरिका गए, मैं 12 साल का था, प्रियंका, मैं, मेरी मां, दादी प्राइम मिनिस्टर थे। गले मिलने की बात हो रही है ना, तो स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था। तो दादी और मां ऑफिशियल डिनर पे गए, हम बच्चे थे तो हमें मतलब छोड़ दिया घर, हम खेल रहे थे। 2-3 घंटे बाद दादी वापस आई और दादी कहती हैं कि सोनिया, इन अमेरिकनों ने ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। तो मां कहती है, मां दादी को मम्मी कहती थी, तो मां कहती है मम्मी वाई? और मेरी दादी कहती है तुमने नोटिस नहीं किया कि जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का ड्रेस नैन्सी रेगन पहनी थी। मतलब आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो, इस काम में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है, उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है। अब इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं, वो गले लगने लग गए। थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा, वो पीछे से पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया।
अब इमेजिन हुआ क्या, इमेजिन हुआ क्या। एक साइड ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? अब क्या हुआ? अभी ये मीडिया वाले आपको बता नहीं रहे। मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। हुआ क्या? हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया। चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। बीजेपी ने पिछले 12 साल में अपने चारों तरफ एक अजेय होने का आवरण बनाया है। राहुल गांधी उसमें हंसी के छेद करते नजर आए। भाषण के अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ी चुनौती दे दी। अब ठीक है, पहले क्या था, मूड खराब था, आप लोगों में भी मूड खराब था। मेरे पास लोग आते थे, भैया ये कब होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। अब तो नहीं बिलीव करते ना, है ना? अब तो हो गया ना। हाँ। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा,
उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। बड़े ही अनौपचारिक अंदाज में राहुल गांधी ने आज अपनी पूरी बात दो शब्दों के बीच रखी, ऑर्डर यानी आदेश और एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। उन्होंने बताने की कोशिश की कि एक तरफ सत्ता का जुबान से निकला आदेश है और दूसरी तरफ वो आवाजें जो सत्ता से सहमत नहीं हैं। और पहली बार जंतर मंतर के छात्रों के आंदोलन पर उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। If you look at what was happening at Jantar Mantar, students want to express themselves. They are in pain and they want to express themselves, and the government says no. We are going to create order in Jantar Mantar. You cannot express yourselves. Today, a lady came to me whose daughter has been raped and killed in Uttarakhand 4 years ago. She's crying, she's trying to express herself, and the system says, sorry, we're not going to allow you to express yourself because it will create disorder if you express yourself. So, their job and their political philosophy is to impose an order on India, and an order that benefits them and certain other people. And our job is to make India express itself and break that order. It's not complicated. I'll show you. Sandeep, can you give me an order? This is RSS. This is रचनात्मक कांग्रेस। अंत में राहुल गांधी बताते हैं कि एक बीजेपी के सांसद ने लोकसभा में अपने साथी से उनके बारे में क्या कहा। यहां राहुल समझाते हैं कि विरोधी को हैंडल कैसे करना है। अच्छा, लास्ट बात बताता हूं, ये मैं बात समझा कब, ये ऑर्डर वाली। मैं एक दिन लोकसभा में ना, एक तो प्राइम मिनिस्टर का साइड होता है और एक ऑपोजिशन का होता है। तो एक दिन पता नहीं क्यों मैं उस साइड से जा रहा था ऊपर की ओर, तो वो बैठे हुए थे वहां पे। तो जब मैं वहां से निकला, वो मेरी ओर देख रहे थे सारे के सारे बीजेपी वाले। मैं थोड़ा उनके जानबूझ के थोड़ा ऐसे पास जा रहा था, और मैं वो घूर घूर के देख रहे थे, मैं भी घूर घूर के वापस देख रहा था। तो एक बीजेपी के सांसद ने पता है क्या बोला, मैं सुन लिया। वो मेरे लिए एक्चुअली था नहीं, मगर मेरे कान में घुस गया वो, क्योंकि ओपोनेंट मतलब ओपोनेंट गुरु होता है हमारे सिस्टम में, हमारी फिलोसॉफिकल सिस्टम में। ओपोनेंट गुरु होता है, वो दुश्मन नहीं होता, वो हमें सिखाता है। और उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, बट हम उसको समझाना चाहते हैं यार तू गलत रास्ते पे चला गया है, प्यार से। तो उसने क्या कहा, उसने कहा पता है ये जो है ना, मेरे बारे में बोला, ये जो है ना, अपने कॉलीग से बोला, ये जो है ना प्रॉब्लम पता है क्या है। वो बोलता है क्या है, कहता है ये, फिर उसने थोड़ा गंदा शब्द यूज किया, वो मैं नहीं यूज करूंगा, स से, ये किसी खांचे नहीं, ये किसी भी खांचे में नहीं घुसता है, इसको ये कहीं भी नहीं फिट आता है, ये कहीं भी घुस जाता है, अपना करता रहता है। हां, मैं और हम सब किसी खांचे में नहीं घुसने वाले लोग। हमारे पास हजारों खांचे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप सिख हैं, ठीक है, पहला खांचा। दूसरा खांचा, आप बॉलीवुड स्टार जैसे हैं,
लुक में, दूसरा खांचा। तीसरा खांचा, आप भाई हैं, राइट? चौथा खांचा, आप स्पोर्ट्समैन हो, राइट? हम सबके पास हजारों खांचे हैं, जो चूज करना कर लो, किसी एक खांचे में नहीं फंसना। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप फाइटिंग। एक तरीके से यह नए किस्म की राजनीति है और राहुल गांधी ने अपनी चाल चल दी है, लेकिन इसके लिए उनको अपनी पार्टी को भी तैयार करना होगा। साथ ही देखना होगा कि बीजेपी इस हमले को कैसे संभालती है, वो इसका कैसे और क्या जवाब देती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके ढेरों संदेश आते हैं, मैं उनको पढ़ता हूं, कईयों के जवाब भी देता हूं, आपने देखे होंगे। और कुछ आपके जो संदेश हैं उनको मैं अपने कार्यक्रम में शामिल भी करता हूं। कई लोग तो संदेश में यही लिख देते हैं कि हमारा संदेश ज़रूर शामिल कीजिएगा अपने कार्यक्रम में, अपने वीडियो में। और आज का पहला संदेश है एहतेशाम आलम का। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और आपका नाम भी इसी नदी पर है। फर्क बस इतना है कि दिबांग नदी अपनी धाराओं से मोती निकालती है और आप अपनी पत्रकारिता की धार से खबरों के मोती। आपकी कलम और पत्रकारिता यूं ही बहती रहे। एहतेशाम आलम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम लोगों को मालूम है कि दिबांग एक नदी का नाम है। अरुणाचल में इसको दिबांग कहते हैं, ये आगे बढ़ती है, जब असम में घुसती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश पंकज कह रहे हैं, दिबांग जी, आज आप समाज के सामने एक ऐसा विषय लाए हैं जो शिक्षा का है और जो बच्चों का मौलिक अधिकार है, जिसे देश की मौजूदा नेतृत्व वाली पार्टी की विफलता कहा जा सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपका धन्यवाद। शिक्षा पर मैं लगातार पढ़ता रहा हूँ। शिक्षा पर कितना खर्च होता है, क्या 6% हम कभी खर्च कर पाएंगे, इसको मैं लगातार बहसों में बोलता रहता हूँ। प्रथम की एक रिपोर्ट आती है सालाना, उसको भी मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश है KB चतुर्वेदी, डॉक्टर हैं, कह रहे हैं कि बच्चे बहुत भावुक होते हैं पर समझदार भी, उन्हें उचित मार्गदर्शन देना ही चाहिए। आपके इस एपिसोड के द्वारा बखूबी वो काम हो रहा है। नन्हे मुन्नों की आवाज़ सुनने की शुरुआत सरकार को करनी ही होगी। आपका YouTube पर आना एक महत्वपूर्ण घटना हो गई है। वाह, आपने सही बात कही और बाद में तो आपने बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद। अजय सुंदर कहते हैं, एवरी सेंटेंस इन द वीडियो stirs you and compels you to say how true you have explored new areas of journalism not taken up so far. The format and the delivery are exceptionally good. Thank you so much अजय। बहुत खुशी हुई कि आप भी मेरा चैनल देखते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, लाइक करें, कमेंट करें। मैं कमेंट शामिल भी करूंगा अपने वीडियो में और ज़रूरत पड़ी तो आगे और भी ज़्यादा कमेंट्स लेने शुरू कर दूंगा। और इसको शेयर करें, मतलब अपने जितने भी जानने वाले हैं, जो भी मित्र हैं, उन सबको ये भेजें। हमारे शुरुआती दिन हैं, मदद करें। हम यूं ही आते रहेंगे। धन्यवाद।